नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज अरविंद केजरीवाल के लिए तीन बुरी खबरें एक साथ आई। पहली, उनके वकीलों की तमाम दलीलों के बावजूद संजय सिंह को कोर्ट ने 5 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया। कल केजरीवाल ने दावा किया था कि संजय सिंह के खिलाफ दिन भर की छानबीन के बाद कोई सबूत नहीं मिला। जिन संजय सिंह को केजरीवाल ने बेकसूर बताया था, उन संजय सिंह के बारे में आज ईडी ने अदालत में बड़ा खुलासा किया। ईडी ने कहा कि संजय सिंह को शराब घोटाले में 2 करोड़ रुपए दिए गए। ईडी ने दावा किया कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि इस रकम की अदायगी 1-1 करोड़ की किश्तों में संजय सिंह के घर पर की गई। केजरीवाल की दूसरी बुरी खबर यह आई कि नेताओं के बाद अब आम आदमी पार्टी भी ईडी के लपेटे में आती दिखाई दे रही है। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से इस बात के संकेत मिले कि वो शराब घोटाले के केस में केजरीवाल की पार्टी को आरोपी बनाएगी, क्योंकि घोटाले का डायरेक्ट बेनिफिट आम आदमी पार्टी को हुआ। यानी अब इसकी आंच केजरीवाल तक पहुंच सकती है। केजरीवाल के लिए तीसरी बुरी खबर यह आई कि शराब घोटाले के केस में 7 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को आज भी अदालत से बेल नहीं मिल पाई। शराब घोटाले के केस में और क्या क्या हुआ, ईडी ने कोर्ट को क्या क्या बताया, संजय सिंह के वकील ने ईडी की दलीलों के विरोध में क्या तर्क दिए, इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या है, अदालत ने क्या ऑब्जर्वेशंस किए, ईडी ने संजय सिंह की रिमांड की कॉपी में क्या कहा, और शराब घोटाले की जांच आम आदमी पार्टी तक क्यों पहुंच गई। क्या अब केजरीवाल खतरे में है? इन सब पर डिटेल में बात करेंगे। जहां तक आम आदमी पार्टी का पक्ष है, इसके नेता और कार्यकर्ता आज भी यही कहते रहे कि संजय सिंह को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो मोदी का विरोध करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात कही शरद पवार ने। शरद पवार ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को विरोधी दलों की एकता के लिए फायदेमंद बताया। शरद पवार की बात का मतलब क्या है? उन्होंने इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों को और क्या सलाह दी, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आज रॉज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ, संजय सिंह ने जज से क्या कहा। आज संजय सिंह के वकील ने ईडी के रिमांड की डिमांड का कड़ा विरोध किया। संजय सिंह के वकील ने कहा, सिर्फ एक शख्स के बयान के आधार पर किसी को आरोपी कैसे बनाया जा सकता है। उनका दावा था कि ईडी के पास न कोई सबूत है, न कोई बरामदगी हुई है, इसलिए संजय सिंह की गिरफ्तारी ही गलत है। जज ने भी ईडी के वकील से पूछा, जब संजय सिंह का फोन और दूसरे दस्तावेज ईडी के कब्जे में है, सीडीआर भी ईडी निकलवा लेगी, तो फिर संजय सिंह की रिमांड की क्या जरूरत। इस पर ईडी की तरफ से डिटेल में जवाब दिया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने खुलासा किया कि उसके पास इस बात की जानकारी है कि शराब घोटाले में संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया। यह बात एक और एक्यूज दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में बताई है। 1-1 करोड़ की 2 किश्तों में यह रकम संजय सिंह के घर पर ही डिलीवर की गई थी और दोनों बार पेमेंट सर्वेश मिश्रा ने रिसीव की, जो संजय सिंह के पीए हैं। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि संजय सिंह 2017 से ही दिनेश अरोड़ा को जानते थे और कॉल रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि हुई है, इसलिए दिनेश अरोड़ा के बयान पर शक नहीं किया जा सकता और कोर्ट ने उसे अप्रूव बनने की परमिशन भी दे दी है। ईडी ने बताया कि रकम संजय सिंह के घर पर डिलीवर की गई। इसी सिलसिले में कल रेड के दौरान जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं, उसे लेकर संजय सिंह को कन्फ्रंट कराना है। लेकिन संजय सिंह के वकील ने कहा, सारा केस दिनेश अरोड़ा के बयान पर बनाया गया है। लेकिन दिनेश अरोड़ा ईडी और सीबीआई दोनों के केसेस में खुद एक्यूज था। उसने अपने आप को बचाने के लिए दूसरों का नाम ले लिया और सरकारी गवाह बन गया। आखिर में जज साहब ने संजय सिंह से भी पूछा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। इस पर संजय सिंह ने हाथ जोड़कर कहा कि आप न्याय की कुर्सी पर हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। संजय सिंह ने मशहूर शायर कृष्ण बिहारी शर्मा नूर का एक शेर सुनाया। उन्होंने कहा, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। आज दोपहर जब संजय सिंह कोर्ट में लाया गया, उस वक्त भी संजय सिंह ने
वही बात कहने की कोशिश की जो उन्होंने कल कही थी। उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी डर गए हैं, इसलिए अपने विरोधियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे साहब? संजय जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती भी आज रॉस एवेन्यू कोर्ट में थे। सोमनाथ भारती वकील भी हैं। उन्होंने कहा संजय सिंह की गिरफ्तारी गैर कानूनी है क्योंकि उन्हें दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उसने पिछले महीने संजय सिंह का नाम तब लिया जब उसे जमानत मिल गई और वो सरकारी गवाह बन गया। कानून को ताक पर रख करके कार्रवाई की गई। आज ये कोर्ट में बताया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया। ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई समन भेजा। एक बैग जा करके किसी के घर में आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। इस बात को आज कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया। बहुत दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ले रही है। हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका। एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है, आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया। और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो कोई एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। असल में आम आदमी पार्टी करप्शन के केस को पॉलिटिकल पिच पर लड़ना चाहती है। इसीलिए आज सुबह से ही केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, पुणे जैसे तमाम बड़े बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले आईटीओ में पार्टी दफ्तर से बीजेपी हेडक्वार्टर तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी, बैरिकेडिंग कर दी गई थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया तो वहीं सड़क पर बैठ गए। दिल्ली सरकार में मिनिस्टर गोपाल राय इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। उन्होंने सड़क पर बैठकर ही नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में भी प्रोटेस्ट किया। चंडीगढ़ में भी केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद चंडीगढ़ में भी पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर हालात काबू में। आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने काफ़ी गुस्सा दिखाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज थोड़े शांत दिखे। आज उन्होंने न बीजेपी को कोसा, न प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इतना कहा कि शराब घोटाले का केस ही झूठा है, जांच एजेंसियों और कोर्ट का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। बीजेपी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरी ताकत से अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। संबित पात्रा ने आज कहा कि अब जल्दी शराब घोटाले का किंग पिन भी कानून के शिकंजे में आएगा।
इस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले हैं वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में बहुत बड़ा है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये जो प्रश्न बीच बीच में उठाते हैं और कहते रहते हैं कि आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, आज इन्होंने फलाने को गिरफ्तार कर लिया, कल हो सकता है इसको गिरफ्तार कर ले, क्यों नहीं? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और कानून में साधारणतः असेंडिंग ऑर्डर में गिरफ्तारी होती है। पहला छोटा चोर पकड़ा जाता है, उसके घर से फिर कागज निकलता है, फिर वो बताता है कि अरे मुझे तो फलाने ने बताया था। उसके बाद बड़ा चोर पकड़ा जाता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा चोर और पकड़ा जाता है, और अंततोगत्वा सबसे बड़ा जिसके कहने पर यह सब कुछ हुआ था वो पकड़ा जाता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कानूनी कार्रवाई से अब वही लोग परेशान हैं जो पहले दूसरों को करप्शन किंग और खुद को ईमानदारी का चैंपियन बताते थे। चाहे वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ही क्यों ना हो, या अन्य आरोपी जिनमें अब सांसद संजय सिंह जी भी हैं। और माननीय सांसद संजय सिंह जी का अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे, वो स्वयं कह रहे थे अगर जांच एजेंसियों को कार्रवाई करनी तो मेरे खिलाफ करें। तो जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है, गंभीर आरोप हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, और इसको लेकर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर अवश्य देना चाहिए। तो ये जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल जी बांटते हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचारी इन्होंने अपने पार्टी में रखा है, और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अब ये कई महीनों से नहीं 1 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। पंजाब में भी इनके स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने के अंदर पद ग्रहण करने के घोटाले के चलते उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा था। ये कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करते थे और कहते थे कि इस कुर्सी में ही कुछ खोट है, जो बैठता है वो नोट कमाने में लगता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो ये लागू होता है तो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के नेताओं के। अनुराग ठाकुर को जवाब दिया केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने। आतिशी ने कहा सरकार जितनी मर्जी जांच करवा ले, चाहे जितने नेताओं को जेल में डाल दे, आम आदमी पार्टी डरेगी नहीं, सड़क से लेकर संसद तक लड़ती रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो कहा कि अब ये तो अभी शुरुआत है, तो आपको लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल तक ये मैसेज देने की एक बात है? देखिए, आम आदमी पार्टी के वो किसी भी नेता की जांच कर लें, किसी भी नेता को जेल में डाल दें, हम भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता और किसी भी कार्यकर्ता में एक सांस भी बाकी है ना, हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए। ये लड़ाई सिर्फ संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर निकालने की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा से लेकर न्यायालय तक लड़ती रहेगी। पहले जो पार्टियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ थी, वो संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद एंटी मोदी मोर्चे में शामिल सारी पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। जैसे आज प्रियंका गांधी ने कहा कि ईडी को सिर्फ विरोधी दलों में करप्शन दिखाई देता है। प्रियंका आज मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए कैंपेन कर रही थी। धार की पब्लिक मीटिंग में प्रियंका ने कहा कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ उन्हीं राज्यों में होती है जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि ईडी सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं के घरों पर पहुंचती है। मध्य प्रदेश में इतने घोटाले हुए, ईडी को ये सब दिखाई नहीं देता। ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर।
अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। ईडी के एक्शन से परेशान नेताओं में शरद पवार भी शामिल हैं। शरद पवार ने आज कहा कि देश में बच्चा बच्चा अब ईडी और सीबीआई का नाम जानने लगा है। ईडी और सीबीआई पहले भी थी, लेकिन पहले इन एजेंसियों का इतना मिसयूज नहीं होता था। शरद पवार ने संजय सिंह, अनिल देशमुख और संजय राउत का नाम लेकर कहा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उसे जेल भेज दिया जाता है। ये परंपरा गलत है। देश के लोग इसे पसंद नहीं करते। आज के अखबार में हमने देखा कि यहाँ दिल्ली में जब आज के अखबार में हमने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो सदस्य था भला आदमी था। कल उनके घर पर छापे मारे। ईडी के लोग गए, रात के 8-10 बजे उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में रख दिया। ऐसा ही काम पश्चिम बंगाल में हुआ था। ममता जी के जो साथी हैं उनके खिलाफ छापे मारकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के होम मिनिस्टर, उनके यहाँ छापे मारे, उनको गिरफ्तार किया। 13 महीने उन्हें जेल में रखा। शिवसेना का नेता, पार्लियामेंट का मेंबर, उनका नाम है संजय राउत। उन्होंने अपने अखबार में बीजेपी के खिलाफ लिखा, प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखा, उनको अरेस्ट किया गया, 8 महीने जेल में रखा। अपने खिलाफ जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता लोग हैं, उनके खिलाफ सीबीआई या ईडी का इस्तेमाल करके उनको खत्म करने का राजनीतिक दुष्चक्र और साजिश हो रही है। ये लोगों को हजम नहीं हो रहा। वैसे शरद पवार ने आज विरोधी दलों की एकता के लेकर एक काम की बात कही। उन्होंने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के एक्शन से विपक्ष की एकता और मजबूत होगी, यानी ईडी का एक्शन फेविकोल का काम करेगा। ये बात कल आज की बात में मैंने कही थी। हालांकि आज शरद पवार ने कहा कि वो जानते हैं इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों में आपसी मतभेद हैं, लोकल लेवल पर झगड़े हैं, लेकिन बीच का रास्ता निकालना होगा, ये वक्त की मांग है। पवार ने कहा कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस से ममता की लड़ाई है, दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और केजरीवाल का झगड़ा है। ये झगड़े राज्यों के चुनावों तक सीमित रखने चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम लोकसभा चुनाव सब मिलकर लड़े। मोदी को हराने के लिए ये जरूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने विपक्ष के लोग जो बीजेपी के खिलाफ, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने विपक्ष के लोग हैं बीजेपी के खिलाफ, वो जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या, इसे लेकर कोशिश करिए। मैं जानता हूं कि राजनीतिक दल में मतभेद है। आप पश्चिम बंगाल में जाइए तो ममता जी और कांग्रेस में मतभेद है, बात हो सकती है। सुझाव हम ये दे सकते हैं कि किसी भी विधानसभा में आप लड़ो, लेकिन देश की राजनीति ठीक रास्ते पर लाना हो तो लोकसभा में मिलकर लड़ने की कोशिश करो। बात करेंगे हम। राजनीति ठीक रास्ते पर लाने हो। शरद पवार राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनकी बात को समझने की जरूरत है। आज शरद पवार ने बताया वो कौन सी ताकत है जो इंडिया अलायंस के लिए फेविकोल का काम कर रही है। चतुर सुजान पवार साहब ने कंफर्म किया कि ईडी और सीबीआई के केसेस ने विरोधी दलों को जोड़कर रखा हुआ है। जितने केस बनेंगे उनका अलायंस उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि केजरीवाल अपनी पार्टी के नेताओं पर सीबीआई और ईडी के केसेस से इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो दिल्ली में कांग्रेस के लिए 3 सीटें छोड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, ये सब की सब ऐसी पार्टियां हैं जिनके बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी के केस दर्ज हुए हैं। कोई बेल पर है, कोई जेल में है। इस बात को अब तक प्राइवेटली सब एक्सेप्ट करते थे कि ये पार्टियां इसी वजह से मजबूर होकर साथ आई, क्योंकि ये सब केसेस से परेशान हैं। जब शरद पवार ने इस बात को पब्लिकली एडमिट किया तो मोदी ने इस बात को पकड़ लिया। मोदी पहले भी कहते आए हैं कि विरोधी दलों का अलायंस भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं का गठबंधन है। मोदी का यह भी कहना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया, इसीलिए उन्हें हटाने के लिए ऐसे सारे लोग इकट्ठा हो गए जिनके खिलाफ केसेस हैं।
इन सारे बयानों से दो बातें साफ हैं। शरद पवार को लगता है कि जितने केसेस बने अच्छा है, मोदी विरोधी मोर्चे की एकता उतनी ही मजबूत होगी। मोदी को लगता है कि वो करप्शन को बड़ा इशू बना पाएंगे और एक साथ सारे विरोधी दलों को घेरेंगे। आज नरेंद्र मोदी जो स्पीचेस दी, उनमें इस बात पर काफी फोकस दिखाई दिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज मोदी के सरकारी कार्यक्रम थे, उसके बाद पब्लिक रैली थी। मोदी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे। वहां गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने 12,600 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। और इसके बाद मोदी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में करप्शन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उस जमाने में पहले कांग्रेस सरकार के घोटाले हेडलाइन बनते थे, गरीबों को पैसा लूटकर कांग्रेस के नेता अपनी तिजोरियां भरते थे, लेकिन 2014 के बाद उन्होंने इसका इलाज किया और करप्शन के खेल को तहस नहस कर दिया। 11 करोड़ फर्जी नामों को हमने सरकारी दफ्तरों से हटाया। ये 11 करोड़ नाम कौन से थे? ये वो नाम थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन सरकारी दफ्तर से खजाना लूटने का रास्ता बन गया था। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी के मैदान में उतरने से लोकल इश्यूज के साथ साथ नेशनल इश्यूज भी हाईलाइट हो रहे हैं। मोदी इंडिया अलायंस के नेताओं की बात करते हैं, उनके करप्शन का जिक्र करते हैं, कांग्रेस पर सीधा हमला करते हैं। ये रणनीति कमलनाथ को सूट नहीं करती। कमलनाथ चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव शिवराज सिंह के खिलाफ लड़ें, उनकी एंटी इनकम्बेंसी पर फोकस रखें, लोकल इश्यूज पर फोकस रखें। कमलनाथ तो ये भी नहीं चाहते कि कांग्रेस के नेशनल लीडर्स मध्य प्रदेश में कैंपेन करने के लिए आए। वो मानते हैं इससे उनका फोकस बिगड़ेगा, लेकिन वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को रोक भी नहीं सकते। कुछ दिन पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश गए थे, आज प्रियंका मध्य प्रदेश में पहुंची। उन्होंने नरेंद्र मोदी को नेशनल इश्यूज पर जवाब दिया। प्रियंका की रैली में आने से पहले वो मोदी का भाषण सुनकर आई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि चुनावी मंच से हर नेता जनता से बड़े बड़े वादे करता है। मोदी जो बात कहते हैं, जैसे आरोप लगाते हैं, वैसे ही आरोप कांग्रेस के नेता लगाते हैं। जो वादे मोदी करते हैं, वही वादे कांग्रेस के नेता भी करते हैं। प्रियंका ने कहा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला मध्य प्रदेश की जनता कर चुकी है, इसलिए इस बार बीजेपी का जाना तय है। आज सुबह जब मैं उठी, मैंने कहा मैं देखती हूँ मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए। हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है। तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और इस बीच सच्चाई क्या है? पता आपको तब चलेगा जब आप अपने ही अनुभव पर उतरेंगे। क्या महंगाई बढ़ी है पिछले 18 सालों में? बताइए। 10 गुना रोजगार मिले हैं आपको? नहीं। किसी की बातों में मत पड़िए, मैं तो कहती हूँ मेरी बातों में भी मत पड़िए। अपनी सच्चाई और अपने अनुभव में पड़िए और उस अनुभव के आधार पर अपना निर्णय लीजिए। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है?
कहने लगे राजा जा रहा है। चूंकि मोदी ने कांग्रेस के करप्शन की याद दिलाई थी, इसलिए प्रियंका ने भी भ्रष्टाचार की बात की। उन्होंने कहा मोदी को भले न दिखे, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि पिछले 18 साल में यहां करप्शन के रिकॉर्ड कैसे टूटे। नर्मदा माता को भी नहीं बख्शा गया और न महाकाल को। 18 सालों में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। जब आपने किसी पर भरोसा किया, आपने अपना पूरा भरोसा एक नेता में डाला, एक पार्टी में डाला, और आपको पता चला कि 3.5 सालों से, उससे पहले भी जब इनकी सरकार थी, तो सिर्फ भ्रष्टाचार 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 करते रहे। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? 3-4 महीने पहले तक मध्य प्रदेश में कमलनाथ का कैंपेन लोकल इश्यूज पर फोकस था, बहुत जोरों पर था। शिवराज सिंह चौहान पीछे दिखाई दे रहे थे, लेकिन 3-4 महीने में शिवराज ने बाजी पलट दी, अपना पूरा फोकस महिलाओं पर किया, अपनी मामा होने की इमेज का पूरा फायदा उठाया, एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान किया। इसलिए अब चोट बराबर की है। नरेंद्र मोदी के मैदान में उतरने के बाद शिवराज सिंह को और ताकत मिली। चुनाव का यही हाल राजस्थान में है। यहां बीजेपी पूरा चुनाव मोदी के नाम और मोदी के काम पर लड़ रही है। आज मध्य प्रदेश जाने से पहले मोदी राजस्थान के जोधपुर गए थे। जोधपुर में उन्होंने 5,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, कई योजनाओं का शिलान्यास किया, 2 नई ट्रेनों को झंडी दिखाई। लेकिन इस सरकारी कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं पहुंचे। मोदी ने इस बात को नोट किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। सरकारी प्रोग्राम खत्म होने के बाद मोदी जब रैली में पहुंचे तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी को लेकर इस तरह का कमेंट किया, जिसका जवाब न गहलोत दे पाए न कांग्रेस का कोई दूसरा नेता। अभी मैं एक सरकारी कार्यक्रम से यहां आ रहा हूं। इस जोधपुर में करीब 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम, उसका शिलान्यास या उद्घाटन करके आया हूं आपके यहां। अभी 15 मिनट पहले सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पे इतना भरोसा है और इसलिए उनको लगा करे भाई मोदी आ रहा है तो बस हो जाएगा। और मैं भी उनको कहता हूं आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। इसके बाद मोदी ने अशोक गहलोत की सरकार पर सीधा हमला किया। मोदी ने राजस्थान में हुए दंगों का जिक्र किया, महिलाओं और बच्चियों पर हुए अत्याचार की बात की, हिंदू त्योहारों पर, धार्मिक जुलूसों पर हुई पत्थरबाजी की याद दिलाई और कहा कि राजस्थान में लोग परेशान हैं, बहन बेटियां असुरक्षित हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिसी पर चलती है। कांग्रेस तुष्टीकरण में व्यस्त रहती है। जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति
सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। जिस जोधपुर शहर को शांति के लिए जाना जाता था, वहां दिन दहाड़े गैंगवॉर होती है। एक व्यापारी के बेटे का अपहरण होता है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। यहां कांग्रेस की विधायक खुद कहती है कि वो सुरक्षित नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य बहन बेटी की यहां क्या स्थिति होती होगी। सिरोही की 8 साल की मासूम बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर में 7 साल की बच्ची, कोई मुझे बताए उनका क्या कसूर था। ऐसी कितनी ही मासूम बेटियां हैं जिनको असमय ही हमसे छीन लिया गया। ऐसी कितनी वारदातें कांग्रेस के राज में बेलगाम अपराधियों की सच्चाई बताती है। राजस्थान अब ये नहीं सहेगा। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, गुंडागिर्दी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। मोदी ने आज राजस्थान की उस लाल डायरी का भी जिक्र किया। अशोक गहलोत की सरकार के मंत्री राजन घोड़ा ने इस लाल डायरी से राजनीति में काफी तूफान मचाया है। उसी की याद मोदी ने दिलाई। मोदी ने कहा कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है और उसका सच तभी सामने आएगा जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली, बल्कि यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा। अच्छा, मैं भाइयों बहनों में एक सवाल पूछूं आपको, उधर वालों को पूछूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुलकर के बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? मोदी ने पेपर लीक से लेकर नौकरियों में घपले तक सारे मुद्दे उठाए। अशोक गहलोत भले ही सरकारी प्रोग्राम में गैर हाजिर रहे हों, लेकिन लगता है कि उन्होंने मोदी की रैली का पूरा भाषण ध्यान से सुना और बिना देर किए जवाब भी दे दिया।
जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया। इसी मौके पर गहलोत ने कहा कि मोदी मार्केटिंग गुरु हैं, बेवजह राजस्थान की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, राजस्थान में दंगों की बात करते हैं लेकिन मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलते। गहलोत ने कहा कि मोदी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के नेता 5 साल तक कुर्सी के खेल में लगे रहे, लेकिन हकीकत यह है कि कुर्सी हिलाने की कोशिश तो बीजेपी कर रही थी। इसी चक्कर में कांग्रेस के नेताओं को 40 दिन तक होटल में बंद रहना पड़ा। गहलोत ने कहा कि मोदी प्रोपेगेंडा करते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं, ये ठीक नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा जोधपुर में अभी सुबह, जब लोग मर रहे थे जोधपुर के अंदर, जब मुख्यमंत्री कहाँ थे, मुझे पता नहीं पड़ता कौन उनको ब्रीफ करता है। एक आदमी मरा नहीं। तनाव शुरू हुआ, सांप्रदायिक तनाव करौली में हुआ और जोधपुर में हुआ, तो क्या बदनाम करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। और प्रधानमंत्री की पद की गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद बड़ा होता है। वो अगर ये बातें कहे, जोधपुर लोग मरे थे दंगों के अंदर, तब मुख्यमंत्री कहाँ थे? मेरे शहर के अंदर जब मैं पैदा हुआ। मणिपुर में क्या हो रहा है, चिंता है किसी को? मणिपुर के अंदर और मुख्यमंत्री को हटाया नहीं गया है, जहाँ पर वो खुद कह रहा है एक रेप की क्यों बात करते हो, 100 से ज्यादा रेप हो चुके हमारे यहाँ पर। पेपर लीक की बात करके पूछो, पेपर लीक को हमने आजीवन कारावास की सजा ठोकी है इनको। गुजरात में कितने पेपर लीक हो रहे हैं, चिंता है उनको? पिछली गवर्नमेंट बीजेपी की थी, उनके राज में पेपर लीक हुए थे, हमने 200 लोगों को तो जेल में ठूस दिया, आजीवन कारावास का कानून पार कर दिया राजस्थान के अंदर। और प्रधानमंत्री जी भड़का रहे लोगों को बैठे बैठे। ला डायरी एक ऐसा षड्यंत्र किया है, वो फ्यूज हो गया इनका। बाकायदा बीजेपी के हेडक्वार्टर में सरकार गिराने का षड्यंत्र जो इन्होंने किया, मेरी सरकार गिराने का, 5 साल हमें डिस्टर्ब रखा है। 40-40 दिन तक होटलों में रहे। बताइए आप, इनकी करतूत से कर रहे थे हम लोग। क्या इनका नैतिक अधिकार है सत्ता में रहने का? आप जानते हो कि उनके बोलने की स्टाइल क्या है। उनको तो मैंने कहा कि मार्केटिंग गुरु, वो मार्केटिंग गुरु है, हर चीज को मार्केटिंग करना जानते हैं, हम काम करना जानते हैं। जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो अशोक गहलोत से पूछा गया कि जोधपुर के सरकारी प्रोग्राम में क्यों नहीं गए, तो गहलोत ने कहा वहां जाकर क्या करता, मोदी बुला तो लेते हैं लेकिन बोलने नहीं देते। प्रधानमंत्री जी की जो अप्रोच है उनको मैं उचित नहीं मानता। जिस समय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं देश भर के उद्घाटन करने के लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को इन्वॉल्वमेंट नहीं, रेलवे का हो चाहे वो नेशनल हाईवे का हो। अगर वहाँ की सरकार को इन्वॉल्व करना पड़ता है, अच्छा लगता है। खाली फॉर्मेलिटी करते हैं वो, एक दिन पहले इतला हो जाएगी, 2 दिन पहले इतला हो जाएगी, और क्या करेंगे वहाँ 200 लोगों को बैठा देंगे और बाद में पब्लिक मीटिंग करने चले जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री दूर जाएगा मान लो, और वो जाके मतलब 20 मिनट के लिए वहाँ क्या करेगा बताइए आप। और चुनाव का भी तो कैंपेन शुरू हो गया है, तो प्रधानमंत्री जी कैंपेन लिए आए, हमेशा आए, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो उनका अधिकार है। पर ये सरकारी प्रोग्राम कर करके 8-6 करोड़ का उन्होंने कहा मैंने शिलान्यास कर दिए, उद्घाटन कर दिए, वो करते रहते हैं, काम पूरे होते ही नहीं है। नेशनल हाईवे बने नहीं, उसके पहले उद्घाटन बीकानेर में कर दिया आकर के। और दूसरा उन्होंने 6,000 किया, मैंने 12,000 करोड़ किया। आज बात ये है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी की अप्रोच जो है वो बिल्कुल ही चुनावी मोड के अंदर है, वो खाली। मोदी के कारण जो प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हो रही है, उसी तरह की दिक्कत राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ है। गहलोत चाहते हैं उनका मुकाबला राजस्थान बीजेपी के नेताओं से हो, लोकल इश्यूज पर हो, लेकिन मोदी बार बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और 2 दिन पहले उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में साफ साफ कह दिया कि बीजेपी का राजस्थान में न कोई चेहरा है, न कोई उम्मीदवार है, सिर्फ कमल निशान है और कमल को ही जिताना है। इससे बीजेपी के नेताओं के अंदरूनी झगड़े दब गए, कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि अब गहलोत का मुकाबला मोदी से है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं। मोदी के कारण तेलंगाना में ओवैसी और केसीआर परेशान हैं। आज हैदराबाद में एक जलसे में
असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों पर निशाना साधा। अकबरुद्दीन ने कहा कि कोई नफरत की दुकान सजाकर बैठा है, कोई मोहब्बत की दुकान की बात करता है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई आगे नहीं आता। अकबरुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस के जो लोग एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वो अपने दामन में क्यों नहीं झांकते। उन्होंने ऐसे आदमी को तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जो पहले आरएसएस के साथ रहा। आज किसी के पास नफरत की दुकान है तो किसी के पास मोहब्बत की दुकान है। एक कह रहा है कि मेरे पास मोहब्बत है। अरे तुम्हारे पास मोहब्बत है तो भागलपुर का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? मलियाबाद का फिसाद क्या मोहब्बत की निशानी था? क्या रोडकिला का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या गुजरात का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलना मोहब्बत की निशानी थी? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तुम्हारे बाप ने शिलान्यास करवाया चबूतरे पे और वहां से कैंपेनिंग का आगाज किया था। क्या यह मोहब्बत की दुकान थी? राहुल गांधी बोल रहे हैं एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम ऐसी है, हम जहां जाते हैं हमारे पीछे जाती है, वोट काटती है। ओहो, तुम उतनी दूर से एमआईएम को देख रहे हैं, अपने बाजू चड्डी और निक्कर पहना आरएसएस का आदमी खड़ा है, वो नहीं दिखाई दे रहा राहुल गांधी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसके बाद बिना नाम लिए मोदी को चुनौती दी। कहा एआईएमआईएम मजलूमों के लिए काम करती है, अनाथ बच्चों की मदद करती है। अगर उन्हें छेड़ने की कोशिश की जाएगी तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करने लगेगा और जवाब देने लगेगा तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुखर्रिरों की, बड़े बड़े लीडरों की जबान को बंद कर सकता है, चाहे वो चाय वाला हो या चाहे वो कोई गांधी हो या कोई और हो। हम किसी को छेड़ने नहीं हैं, हम अपने काम में मसरूफ हैं, हम अपने खिदमत में मसरूफ हैं, हमें छेड़ो नहीं बाबा। मैं फिर से कह रहा हूं, छेड़ो मत। दुनिया अगर समझ रही है कि अकबर ओवैसी खामोश है तो खामोश इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में नफरत की बुनियाद पर जो सियासत कर रहे हैं और जो मुल्क को नफरत के जरिए तकसीम कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं, जो बाजारों में मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनको तक़वियत मिले, उनको ताकत मिले। तेलंगाना में ट्रायंगुलर फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला है। केसीआर और ओवैसी साथ साथ मिलकर लड़ रहे हैं। एक ताकत कांग्रेस की है और तीसरी शक्ति बीजेपी है। और मजे की बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो केसीआर से पर्दे के पीछे मिले हुए हैं। इसीलिए जब मोदी तेलंगाना में गए तो उन्होंने खुलासा कर दिया कि केसीआर ने एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि केसीआर के कारनामे ऐसे हैं जिसके कारण उनकी एंट्री एनडीए में नहीं हो सकती। जब यह खुलासा हुआ तो ओवैसी भी परेशान हुए, केसीआर भी परेशान हुए, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस हुई, क्योंकि मोदी ने यह भी इशारा दिया कि पर्दे के पीछे कांग्रेस और ओवैसी और केसीआर मिले हुए हैं। बंगाल में भी ममता और मोदी का झगड़ा जारी है। आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतरे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ने राजभवन चलो
मार्च ऑर्गेनाइज किया। इस मार्च में अभिषेक बैनर्जी के अलावा बाबुल सुप्रियो, कुणाल घोष, शांतनु सेन और शशि पांजा जैसे तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता और मंत्री शामिल थे। रविंद्र भवन से शुरू हुआ तृणमूल कांग्रेस का यह मार्च पार्क स्ट्रीट से होते हुए राजभवन के पास पहुंचा। करीब 5 किलोमीटर लंबे इस प्रोटेस्ट मार्च में जबरदस्त भीड़ थी, लेकिन मुश्किल ये हो गई कि जब तृणमूल कांग्रेस का मार्च राजभवन पहुंचा, उस वक्त गवर्नर सीवी आनंद बोस राजभवन में मौजूद नहीं थे। गवर्नर आज नॉर्थ बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए चले गए थे। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जैसे लगा कि गवर्नर निकल गए हैं तो उन्होंने वहीं पर धरना शुरू कर दिया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जब तक गवर्नर उनसे नहीं मिलेंगे तब तक वो वहीं बैठे रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी इल्जाम लगाया कि गवर्नर संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को इसका पैसा नहीं दे रही और गवर्नर भी राज्य सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। बंगाल के जो लोग हैं वो तृणमूल कांग्रेस के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। ये कोई आप अगर पूरी तरीके से देखें जिस तरीके की भीड़ हुई है, ये एक तृणमूल कांग्रेस के क्या बोले कार्यकर्ता सिर्फ नहीं है, ये बंगाल के आम जनता है जिनको इतने महीनों से ऑलमोस्ट 1 साल से ये मनरेगा का पैसा, 100 दिन का काम और बाकी चीज़ों से वंचित रखा गया है। और अगर उनके पास कितने सारे टीम्स यहाँ पे भेजे गए हैं, सुपरवाइजिंग टीम्स भेजे गए हैं, अगर उनको कहीं पे कोई गड़बड़ दिखी है, इतने लंबे बड़े लिस्ट बने हैं, उसमें कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन मार्क है, आप उस जगह पे दोबारा ऑडिट कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिरिराज सिंह जो फजूल की बात कर रहे हैं सीबीआई करेंगे, अरे करो ना भाई, आपको कहीं पे कुछ गड़बड़ दिखती है तो आप वो करो, लेकिन पूरा पैसा इस तरीके के अटक के रखना। जिस तरह से आप लोग किसी भवन गए, आप लोगों से मिलने नहीं दिया गया, मंत्री कह रहे हैं कि हम बैठे थे लेकिन उनको वो लोग आए नहीं। वो जो सब है ना बीजेपी का, वो लोग सब पैथोलॉजिकल लायर है, तो क्या करेगा वो लोग। पूरा देश का जनगण देखा है कि बंगाल का आदमी का हक के लिए तृणमूल कांग्रेस का जो रैली हुआ था उसमें मंत्री भाग गया और किस तरीके से पुलिस द्वारा हम लोगों को पीटा गया, मारा गया, अरेस्ट किया गया। उसके खिलाफ आज जो प्रोग्राम है, ये इस प्रोग्राम में पार्टी का आदमी जितना आया है उससे ज़्यादा आम आदमी आया है। बंगाल का जनता जनार्दन आया है उसका हक का लड़ाई का समर्थन करने के लिए। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी गवर्नर सीवी आनंद का विरोध किया। सिलीगुड़ी आए टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गवर्नर के काफिले को काले झंडे दिखाए, लेकिन बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के प्रोटेस्ट को सियासी ड्रामा बता रही है। बंगाल में बीजेपी नेताओं ने कहा सारा ड्रामा करप्शन को छुपाने के लिए है। सच तो है कि बंगाल सरकार ने मनरेगा की रकम में घोटाला किया है, जांच तो इस घोटाले की होनी चाहिए। नहीं, तृणमूल का हाथ में और कुछ नहीं है, वो दुर्नीति में ऐसा उनका छवि हो गया, उस छवि को घुमाने का प्रयास कर रहा है। एक तो उनका युवराज घेरे पे आ गए, इतना सारे मिनिस्टर आ गए, बहुत सारे नेता जेल में हैं, तो अभी क्या करेंगे। अभी इसलिए सारे मुद्दा से जनता का नज़र दूसरा और मोड़ने के लिए ही तृणमूल कांग्रेस ने ये मनरेगा कर रहा है, लेकिन वही पर भी तो चोरी है। हम तो मांग कर रहे हैं जो ये मनरेगा का जो सारे मसला है इसको लेके सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होगा तो 100 दिन का काम का रुपया खाने का कारण तृणमूल का भी बहुत नेता लोगों को जेल होगा। ममता का इल्जाम है कि केंद्र सरकार मनरेगा स्कीम में बंगाल के हिस्से का पैसा रिलीज नहीं कर रही। चूंकि ममता मोदी का विरोध करती हैं, इसलिए केंद्र सरकार बंगाल के लोगों से सौतेला व्यवहार कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार के मंत्रियों ने फिगर्स जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार के वक्त बंगाल को मनरेगा स्कीम के लिए सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन मोदी की सरकार के दौरान बंगाल को 54,000 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए गए। केंद्र सरकार का इल्जाम है कि मनरेगा स्कीम में घोटाला हुआ। इसकी जांच करके सबूतों के साथ इसकी जानकारी ममता बनर्जी को दी गई, लेकिन न तो ममता ने कोई एक्शन लिया और न केंद्र सरकार को कोई जवाब दिया।
मुझे लगता है कि धरना प्रदर्शन करने के बजाय ममता बनर्जी को केंद्र सरकार के इन सवालों के जवाब देने चाहिए, जिससे मामला सुलझे। और केंद्र सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि जो आम लोग मनरेगा की स्कीम के तहत काम कर रहे हैं, उनको पेमेंट मिलने में, उनको पैसा मिलने में देरी ना हो। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक हैरान करने वाली खबर आई है। ठेकेदार से रंगदारी न मिलने पर एक लोकल गुंडे ने बिल्कुल नई बनी बनाई सड़क को जेसीबी से उखाड़ डाला। असल में शाहजहांपुर में स्टेट हाईवे को चौड़ा करने का और वहां गड्ढे भरने का काम हो रहा था। शकुंतला एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को ठेका मिला था, लेकिन जगबीर सिंह नाम का एक शख्स अपने 10-15 साथियों के साथ वहां पहुंच गया और पैसे की डिमांड करने लगा। जब कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों ने पैसे देने से इनकार किया तो जेसीबी लाकर उसने सड़क को खोद दिया। जगबीर सिंह को कटरा सीट से बीजेपी के एमएलए वीर विक्रम सिंह का प्रतिनिधि बताया जा रहा है। हालांकि वीर विक्रम सिंह का कहना है कि उनका जगबीर सिंह से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें खुद प्रशासन से इस शख्स के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। जैसे ही मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया तो उन्होंने जिला प्रशासन को इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने और उसी व्यक्ति से सड़क को ठीक करने में होने वाले खर्च की वसूली का आदेश दिया। जो है मेरे संज्ञान में भी आया, एक स्टेट हाईवे पर वहाँ पर वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग के अंतर्गत डीबीएम का कार्य जो है संपादित कराया जा रहा है। और वहाँ पर अभी कुछ दिन, 1-2 दिन पूर्व भी रात में कुछ शरारती तत्व वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है सड़क के कुछ भाग को उखाड़ दिया और कई जगह और क्षति पहुँचाई है। ये निश्चित रूप से एक आपराधिक कृत्य है, जिसके विरुद्ध संबंधित ठेकेदार ने एफआईआर दर्ज करा दी है और निश्चित रूप से प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा उस पर। शाहजहांपुर में सड़क पर जेसीबी चलाने वाले के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज हो गया है। गिरफ्तारी भी होगी, महाशय जेल भी जाएंगे। और जिस जेसीबी से उन्होंने सड़क उखाड़ी थी, अब सड़क बनाने का खर्चा जब वसूल किया जाएगा तो शायद जेसीबी भी जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है, रंगबाजों का रंग तुरंत उतार देते हैं और ये स्टाइल जनता को अच्छा लगता है। आज से वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप मुकाबला शुरू हुआ। पहला मैच धमाकेदार रहा, लेकिन धमाका हुआ न्यूजीलैंड के लिए। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड ने जबरदस्त जीत दर्ज की कि बाकी टीमें अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने मैचेस को लेकर टेंशन में होंगी। न्यूजीलैंड ने जबरदस्त बैटिंग ऑर्डर वाली टीम इंग्लैंड को 282 रन पर रोक दिया और उसके बाद यह टारगेट महज 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया, और वो भी 37वें ओवर में। न्यूजीलैंड की तरफ से डेवन कॉनवॉय और रचिन रविंद्र ने नाबाद शतक बनाए, जबकि इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ जो रूट हाफ सेंचुरी के पार जा सके। आज के मैच के साथ साथ एक और इशू दिन भर ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा, वो था मैच के दौरान खाली स्टेडियम। वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच था, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 1 लाख से ज्यादा लोगों की है। पिछली बार की दोनों फाइनलिस्ट टीमें खेल रही थी, लेकिन मैच देने के लिए बहुत कम संख्या में लोग स्टेडियम में आए। वर्ल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।